नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि को सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज स्वाध्याय क्रमांक 6 भाषा अध्ययन व्याकरण कृति क्रमांक पहली अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। ये जो भेद है ये विशेषण पर आधारित है, इसलिए मैंने आपको पहले विशेषण की जानकारी दी थी। फिर से एक बार बताता हूँ। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा आदि। जैसे झील में सुंदर कमल खिले हैं, राम बहुत वीर थे। दूसरा भेद है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के, 5 सेब। जैसे दूसरा उदाहरण, मनु को एक रसगुल्ला दे दो। एक है संख्यावाचक। दूसरा उदाहरण, टोकरी में कितने सेब है, कितने, ये भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। इसलिए संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित कौन से होते हैं? चाचा जी केवल 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे। 15 ये निश्चित। मेरी कक्षा में 5 लड़के जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता में खेल कर आए हैं। 5। अनिश्चित कौन से होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कुछ ये क्या है? निश्चित संख्या नहीं है, कुछ अंदाजा है। अनेक नगर, अनेक क्या है? ये अनिश्चित है। इसी तरह से वहां सभी बच्चे आकर खेलने लगे। कितने? सभी, अनिश्चित संख्या। भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए। कितने? सैकड़ों। उसी तरह से विशेषण का तीसरा प्रकार है, भेद है परिणामवाचक विशेषण। जिसे गिना जाता है ना उसे कहते हैं परिणामवाचक। जिसे मापा तोला जाता है उसे कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। मैं परिभाषा में ऐसा कहूंगा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा मतलब मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 1 तेल 2, 2 तेल 2, ऐसा नहीं कह सकते। 1 लीटर 2 तेल। 4 किलो गेहूं। उदाहरण दूसरा, आपके दूध में कितना शहद डालूं। कितना ये अनिश्चित संख्या है, मतलब अनिश्चित गिना जाता है, इसलिए इसे अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। डिब्बे में 4 किलो गेहूं है। कितने हैं? 4 किलो। एक निश्चित परिणामवाचक। गेहूं गिने जाते हैं किलो। किलो ये क्या माप है, इसलिए उसे कहते हैं परिणामवाचक। यहाँ भी परिणामवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो चावल, 2 लीटर दूध। दूसरा उदाहरण, बाजार से 2 लीटर कपड़ा लाओ। 2 मीटर, लीटर में 2 मीटर कपड़ा लाओ। दूसरा उदाहरण है, डिब्बे में 5 किलो चीनी भर दो। 5 किलो गिना जाता है ना। वैसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल। कितने चावल? गिनना पड़ता है लेकिन थोड़े चावल, अनिश्चित है। बहुत नमक। इस तरह दूसरा उदाहरण है, चाय में कम चीनी लेनी चाहिए। कम, कितनी? कम। ये क्या है? मापा जाता है, तोला जाता है, लेकिन कम, अनिश्चित। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। चौथा भेद है विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, सर्वनाम होते हुए भी वाक्य में विशेषण का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वो आदमी, वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में क्या कर रहे हैं? वो सर्वनाम का काम कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहे हैं। इसलिए यह घर, घर ये सर्वनाम है, यह ये भी सर्वनाम है, इसलिए
सर्वनाम होते हुए भी ये जो शब्द है यहाँ सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। इसलिए दूसरा उदाहरण ऐसा है, यही घर मेरा है। यही ये शब्द सर्वनाम होते हुए भी सार्वनामिक विशेषण का काम करे। मेरा कोट लाओ, ये भी क्या है, मेरा, ये सर्वनाम है लेकिन तो भी यहाँ पर कोट का विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए मेरा शब्द इस वाक्य में विशेषण का काम करे सर्वनाम होते हुए। देखते हैं स्वाध्याय। अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। जैसे मुझे 5 रुपए चाहिए, क्या 5 रुपए चाहिए, तो यहाँ 5 अर्थात ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा जो उदाहरण है, लंबा आदमी यहाँ आ रहा है। आदमी की विशेषता बताई हैं, लेकिन वो कैसा है, उसका गुण है, कौन सा, लंबा, इसलिए लंबा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कुछ दूध उबल कर गिर गया। कुछ दूध को मापा जाता, तोला जाता है, इसलिए क्या है, परिणामवाचक है। लेकिन यहाँ निश्चित ये दिया नहीं है उसका माप तोल कितना, इसलिए कुछ, इसलिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। वह घर राम का है। घर सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, लेकिन वह शब्द सर्वनाम होते हुए भी इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहे हैं। छात्रों, कृति क्रमांक 2, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कौन सा दिया यहां पर आपको शब्द, के आगे, तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है जो के आगे उसमें शब्द आए या अव्यय शब्द आए। तो कैसा होगा वाक्य, मंदिर के आगे दुकान है। मंदिर के आगे दुकान है, के आगे के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। दूसरा शब्द है वाह, आगे विस्मय चिन्ह दिया हुआ है, उद्गारवाचक चिन्ह दिया है, तो आपको क्या करना है, वाह ये शब्द वाक्य के शुरू में आना जरूरी है, और वहां ये जो शब्द है वहां, इसे वाक्य में रखना है आपको। तो कैसा होगा वाक्य, वाह कितना सुंदर घर है। तीसरा शब्द दिया है अव्यय शब्द धीरे धीरे। ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें धीरे धीरे शब्द या अव्यय शब्द आना जरूरी है। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे कहीं अधोरेखांकित कीजिए। अगला शब्द है अव्यय शब्द और, समुच्चय बोधक का अव्यय। राम और श्याम अच्छे मित्र है। राम और श्याम अच्छे मित्र है, तो और शब्द को अधोरेखांकित कीजिए। कृति क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। आपको यहाँ पर एक वाक्य दिया है और 4 सूचनाएं दी हैं, उस सूचनाओं के अनुसार आपको वाक्य बदलवाना है, परिवर्तन करना है। वाक्य कौन सा है, राम गाना गाता, इतना ही लिखा है, राम गाना गाता। इस वाक्य को आपको सबसे पहले पूर्ण भविष्य काल में परिवर्तन करना है। पूर्ण भविष्य काल में या ई ए आ ऐसा आता है, उसके बाद में जो क्रिया होती है उसका उपरांत, मतलब बाद में आखिरी जो वर्ण होता है वो गा गी गे ऐसा होता है। तो कैसा होगा पूर्ण भविष्य काल का वाक्य, राम गाना गा चुका होगा। समझ लीजिए अगले साल इस समय राम ने गाना गा भी लिया होगा, इसलिए राम गाना गा चुका होगा। दूसरी सूचना है सामान्य वर्तमान काल। आपको सामान्य वर्तमान काल में अगर वाक्य परिवर्तन करना है तो यहां क्या करना होगा आपको, सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल इसलिए आपको अंत में है हूं चाहिए, उसके पहले जो शब्द है उसका अंतिम शब्द ता ती ते होना जरूरी है। इसलिए कैसा होगा वाक्य, राम गाना गाता है। खाली आपको इस वाक्य में है लगा देना है, जोड़ देना है, आपका उत्तर बन जाएगा। तीसरा वाक्य बनाना है आपको अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो, अपूर्ण भविष्यकाल हो, उसमें अंतिम था थी थे है हूं गागी गे इसके पहले रहा रही रहे ये आवश्यक है। तो वाक्य कैसा होगा छात्रों, ये होगा राम गाना गा रहा होगा। राम गाना गा रहा होगा, रहा रही रहे आए यहाँ पर, गागी गे हैं, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पर तैयार हो गया है। चौथी सूचना है आपको सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में कभी कभी कर्ता को ने प्रत्यय लगता है और वाक्य में था थी थे या ये आता है, था थी थे नहीं होता है।
ये ध्यान रहे विशेष, या ये आ, यहीं पर वाक्य खत्म होता है, था थी थे ये नहीं आता है। इसलिए वाक्य कैसा होगा, राम ने गाना गाया। बस आपका उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गया है। छात्रों, आपको संधि विच्छेद करनी है। कृति क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। पहला शब्द है दुर्ग। यहां ग पर क्या है, हलंत रहे, आधार है, हम उसे मराठी में रफार कहते हैं, तो उसका क्या होता है, विसर्ग चिन्ह हो जाता है, उपविराम चिन्ह हो जाता है। तो अर्थात दु विसर्ग चिन्ह धन ग, विसर्ग चिन्ह जिसमें आता है वो क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। दूसरा शब्द दिया यहां पर संधि विच्छेद के लिए, उद्घाटन। उद्घाटन, तो उत अगर हलन द है तो उसका होता है त, उत धन घाटन। त क्या है, व्यंजन, घ क्या है, व्यंजन, व्यंजन व्यंजन अगर आए तो होती है व्यंजन संधि। तीसरा शब्द है शयन। क्या है, शयन। यहां पर शे अन, शे इसका मतलब ये हो गया श हलन शे के साथ एक की मात्रा आई है, और ये क्या है, ये क्या है, स्वर है। और अगला जो शब्द है अन, ये क्या है, अ स्वर है, इसलिए स्वर स्वर अगर साथ में आए तो स्वर संधि होती है। तीसरा शब्द है पयोद। क्या है, पयोद। अगर ओकारांत मात्रा है तो उसका क्या होता है, उपविराम चिन्ह हो जाता है, विसर्ग चिन्ह होता है। इसलिए पय, पय उपविराम चिन्ह धन द, इसका मतलब उपविराम चिन्ह जिसमें आया है या उसे विसर्ग चिन्ह जो आता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। छात्रों, कृति क्रमांक 5, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के अनुसार परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित जो वाक्य हैं वो अर्थ के अनुसार परिवर्तित कीजिए। अब यहां पर आपको जो वाक्य हैं वो परिवर्तित करने हैं। तो कैसे परिवर्तित करने हैं, अर्थ के अनुसार करने हैं। कैसे करने हैं, अर्थ के अनुसार। वाक्य के भेद दो होते हैं, एक रचना के अनुसार, एक अर्थ के अनुसार। यहां आपको अर्थ के अनुसार बताया। अर्थ के अनुसार कितने होते हैं, ध्यान दीजिए, कितने होते हैं अर्थ के अनुसार, लगभग 8 भेद। विधानार्थ, पहला है विधानार्थक वाक्य, उसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं, जैसे सिंपल सादा सरल जो वाक्य होता है उसे। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, निषेधवाचक। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न चिन्ह अगर उसमें है, प्रश्न पूछा गया तो वो होता है प्रश्नार्थक। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, अगर किसी को आदेश दिया गया तो उसे कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। इच्छार्थक, अगर उसमें इच्छा जताई है, आकांक्षा बताई है तो इच्छार्थक वाक्य। और संदेह है, शक है तो संदेहार्थक वाक्य। और संकेत है तो संकेतार्थक वाक्य। और विस्मय है, किसी को पुकारा जाए या हर्ष शोक विस्मय घृणा आदि का बोध हो तो क्या होगा, विस्मयार्थक वाक्य। छात्रों, यहाँ पर आपको वाक्य दिए हैं, विजय खाना खा चुका है। ये बिल्कुल साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, इसलिए विधानार्थक वाक्य, खाली विधान है। दूसरा वाक्य, क्या आज वर्षा होगी, आगे प्रश्नार्थक चिन्ह दिया इसलिए अर्थात ये प्रश्नार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य, तुम अपना अभ्यास कार्य पूरा कर लो, यहां पर आदेश दिया है इसलिए आज्ञार्थक वाक्य। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा या नकार दिया है इसलिए नहीं, मत, न ऐसे अगर शब्द इसमें आए तो अर्थात वो निषेधार्थक वाक्य होते हैं। कृति क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। छात्रों, यहाँ पर रमेश छुट्टियां लेकर गांव गया है। आपको यहाँ छुट्टियां जो शब्द हैं, ट की जो इकारांत है तो रस्व इकारांत चाहिए, बाकी गांव इस शब्द पर चंद्र बिंदु चाहिए, बाकी जैसा का वैसा। दूसरा वाक्य, यह ससार न स्वर है, मतलब यह संसार, स पर अनुस्वार देना है, नश्वर यहाँ स्व निकालना है, श्व आधा हलंत श्व लगाना है, बाकी जैसे वैसे। तीसरा वाक्य, विश्व युद्ध से पहले हमें चेतना होगा। विश्व युद्ध, युद्ध जो है ना, यहाँ यु के बाद हलन द आवश्यक है,
बाद में हमें हमें जो शब्द है तो म पर अनुस्वार लगाना जरूरी है। हो गया आपका पूरा वाक्य। अंतिम चौथा वाक्य, शब्दों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर शब्दों का अनेक वचन शब्द, इसलिए उस पर अनुसार जरूरी है। शब्दों का मतलब शब्द का होता है, एक वचन होता है। शब्दों का कहने पर उसके ऊपर अनुसार जरूरी, अनेक वचन शब्द है, बहुत सारे शब्द है। उसका विश्लेषण, यहाँ स निकल लेना है और उसे हलंत श लगाना है। हो गया वाक्य। छात्रों, निम्नलिखित अगली कृति है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पहला वाक्य, राम ने पढ़ाई कर ली। जिन वाक्य में 2 या 3 क्रियाएं होती है वो संयुक्त क्रिया होती है। क्रिया कैसे कहते हैं? जिस शब्दों को ना लगाया जाता है, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, बैठना, सोना, जागना, इसे कहते हैं क्रिया, जो वाक्यों का अर्थ पूरा करते हैं। यहाँ राम ने पढ़ाई, पढ़ना, करना, लेना, ये तीनों भी क्रियाएं हैं। लेकिन यहाँ पढ़ाई जो शब्द है वो नहीं, कर ली, ये क्या है? संयुक्त क्रिया। पहली कर मतलब करना, ये है मुख्य क्रिया। ली मतलब लेना, ये क्या है? सहायक क्रिया। छात्रों ध्यान रहे, हिंदी में सबसे आसान प्रश्न अगर कोई होता है तो सहायक क्रिया छाट कर लिखिए, पहचान कर लिखिए, यही होता है। दूसरा वाक्य है, सभी बच्चे सो चुके हैं। सभी बच्चे सो चुके हैं। सोना ये एक क्रिया है, चुकना एक क्रिया है। मतलब सो चुके ये संयुक्त क्रिया है, उसमें से सो ये पहली मुख्य क्रिया है, चुकना ये सहायक क्रिया है। तीसरा वाक्य, विश्वजीत अपना काम कर चुका। करना ये मुख्य क्रिया है, चुकना ये सहायक क्रिया है, और कर चुका ये संयुक्त क्रिया। आपको खाली क्या लिखना है? सहायक क्रिया चुनकर लिखना है, तो पहचान कर लिखना है। तो आपको खाली उत्तर लिखना है चुका, कौंस में लिखना है, कोष्टक में लिखना है क्या? चुकना। पहले वाक्य में पढ़ाई कर ली, कोष्टक में लिखना है लेना। दूसरे वाक्य में चुके, कोष्टक में लिखना है चुकना। तीसरे में चुका, कोष्टक में लिखना है चुकना। और चौथा वाक्य, गाड़ी चली गई, चलना, गई जाना, मतलब चली गई ये होगी संयुक्त क्रिया, और चलना ये मुख्य क्रिया, गई ये सहायक क्रिया। कृति क्रमांक 8, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। छात्रों, यहाँ पर जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, अगर कोई खाता है तो क्रिया है, लेकिन उसे खिलाया जाता है तो प्रथम प्रेरणार्थक, उसे खिलवाया जाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे खाना, खिलाना, खिलवाना, भागना, भगाना, भगाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़ाना। खुद दौड़ता है तो क्रिया, कोई दौड़ाता है तो प्रथम प्रेरणार्थक, और किसी के कहने पर किसी को दौड़ाने के लिए लगवाया तो दौड़वाना। इसलिए यहाँ पर खाना, खिलाना, खिलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, गोपाल कहानी लिखता है, खुद लिखता है, क्रिया लिखने की। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं, तो मतलब लिखाना। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। ठीक है। यहाँ कृति क्रमांक 9, कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह जो है, अलग अलग वाक्य बनाइए, उनके अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। जैसे यहाँ पर आपको चिन्ह दिए हैं, ने, को, से, का, की, के, में, पर, है, अरे, के लिए, ऐसे। तो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 भाषा बिंदु में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला कारक पहले समझ लीजिए, कितने हैं? 8 प्रकार के। कर्ता कारक, क्रिया कार्य करने वाला, जैसे रहमान ने गाय को मारा। मारने का काम किसने किया? रहमान ने, इसलिए रहमान ने ये क्या है? कर्ता कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक। कौन सा कर्म कारक? जिस पर क्रिया का, कार्य का प्रभाव पड़ता है, परिणाम होता है, उसे कहते हैं कर्म कारक। मानो ने सिरचन को पान दिया तो को, ये जो है ना, ये क्या है? कर्म कारक। करण कारक तीसरा, जिसकी सहायता से क्रिया या कार्य किया जाता है, मतलब जो साधन इस्तेमाल किया है कार्य करने के लिए, उसे कहते हैं करण कारक। तो सिरचन ने कुछ से आसानी बनाई, कुत्ते को लाठी से मारा
मारने के लिए क्या इस्तेमाल किया, लाठी, इसलिए यहां पर से क्या है, करण कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया कार्य किया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे करामत अली ने गाय के लिए सानी तैयार की, के लिए क्या है, संप्रदान कारक। अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, गौशाला और घर दोनों का जो फासला है, दूर है, ये किससे बताया है, अलग अलग होने का भाव से शब्द ने। संबंध कारक, जिससे संज्ञा या किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है, उसे कहते हैं संबंध कारक। जैसे लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, कि ये क्या है, संबंध कारक। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया कार्य के आधार का बोध होता है, उसे आधार बताया जाता है, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे करामत ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई, दवाई पीठ पर लगाई, दवा लगाने के लिए आधार किसका हुआ, पीठ का हुआ। दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूं, घर ढूंढने के लिए आधार किसका लिया है, दिल्ली शहर का, वहां ढूंढ रहे ना। आठवां भेद है, कौन सा है वो, संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है ना उसे कहते हैं संबोधन कारक। अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, अरे, ये क्या है, पुकारने का शब्द है, संबोधन कारक के लिए। देखते हैं यहां पर पहला शब्द दिया ने, क्या दिया है, ने, इसलिए राम ने मारा, अर्थात ये क्या है, कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, रावण को मारने का परिणाम किस पर हुआ, रावण पर, इसलिए जिस पर क्रिया होती है कर्म कारक। राम ने रावण को बाण से मारा, हथियार कौन सा इस्तेमाल किया, बाण, इसलिए से जो हथियार है इस्तेमाल किया उसे कहते हैं करण कारक। राम का राज्याभिषेक 14 वर्ष बाद हुआ, संबंध कारक। राम का जो है वो संबंध कारक। बाद में है राम की पत्नी सीता थी, राम की, संबंध कारक। राम के प्रिय भाई भरत थे, के, क्या है, संबंध कारक। अलमारी में कपड़े व गहने रखे जाते हैं, रखने के लिए आधार किसका लिया है, अलमारी का, इसलिए ये में क्या है, अधिकरण कारक। सड़क पर गाड़ियां दिन रात दौड़ती रहती है, दौड़ने के लिए आधार किसका लिया है, सड़क का, इसलिए अधिकरण कारक। हे ईश्वर रक्षा करो, यहां पर ईश्वर को संबोधन किया है ईश्वर कहकर, इसलिए संबोधन कारक। अरे तुम अब आ रहे हो, संबोधन कारक। मां ने रूपक के लिए कपड़े खरीदे, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक, इसलिए के लिए ये शब्द क्या है, क्या है ये, संप्रदान कारक। छात्रों यहाँ अंतिम कृति है, कृति क्रमांक 10। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मैं पानी लाने जा रहा हूं, यहां मैं पानी लाने जा रहा हूं, यहां खाली पूर्ण विराम लगाना है और क्रिया पूरी करनी है। दूसरा वाक्य है, क्या वो आज आएगा, अर्थात प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है, वाक्य पूरा हो जाएगा। तीसरा वाक्य, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता ये युग्म शब्द है, शब्द युग्म है, दोनों के बीच में संयोग चिन्ह लगाना है और पूर्ण विराम लगा देना है। चौथा वाक्य, मैंने कहा, अल्प विराम, आगे तुम बैठ जाओ, इतने 3 शब्द जो है ना, इतने, इन्हें उद्धरण, दोहरा उद्धरण चिन्ह में लगाना है और पूर्ण विराम लगाना है। छात्रों यहाँ पर स्वाध्याय क्रमांक 6, यहाँ अध्ययन मतलब भाषा अध्ययन व्याकरण का स्वाध्याय क्रमांक 6 समाप्त होता है। छात्रों ये वीडियो बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्ञान समृद्धि वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।